हाय लर्नर्स, दिस इज़ गौरव शर्मा। वेलकम टू केल्विन। हम अपने इस लेक्चर में बात करेंगे ज़ूलॉजी के क्वेश्चंस की जो इस साल 2021 में नीट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। वन बाय वन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो देखते हैं कि कौन से सही जवाब जो हैं, एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है इन सभी क्वेश्चंस की यहाँ पे होगी। So let's begin with this question number 151, which is the first question of the zoology section. क्वेश्चन जो पूछा गया है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू कॉकरोच। देखिए, सवाल ये जानना जरूरी है कि उसके अंदर पूछा क्या गया है। यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बात की गई है कॉकरोच को लेके। जैसे कि पहला सवाल है, पहला पॉइंट है, a ring of gastric caecae is present at the junction of midgut and hindgut. रिंग्स ऑफ गैस्ट्रिक सीके जो होती है वो किस जंक्शन के ऊपर प्रेजेंट होती है, ये यहाँ पे पहली स्टेटमेंट है और बोला गया है मिडगट एंड हाइंडगट। अगर मैं बताऊं बाकी के पॉइंट्स को, अगर मैं देखूं जैसे कि 10th एब्डोमिनल सेगमेंट्स इन बोथ सेक्सेस बियर्ड्स अ पेयर ऑफ एनाल सर्की जो है हमें 10th एब्डोमिनल सेगमेंट्स पे देखने को मिलती है। फीमेल्स में बात करें तो 7th और 9th स्टर्ना पे दे टुगेदर फॉर्म ए जेनाइटल पाउच फॉर्म करता है। करेक्ट, बिल्कुल करता है। हाइपोफेरिंक्स जो है वो लाई करता है विद इन द कैविटी विच इज एनक्लोज्ड बाय द माउथ पार्ट। तो यानी ये स्टेटमेंट भी है, माने हम बिल्कुल जो है वो बिल्कुल ठीक है एकदम से। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पे यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पर जो मिडगट और हेडगट है वही एक उसका जो है इनकरेक्ट ऑप्शन को यहाँ पे शो कर रहा है। तो यही स्टेटमेंट जो है यहाँ पे वो इनकरेक्ट होगी। इस हाइंडगट, मिडगट और जो हाइंडगट हैं वो इनके माल्फीजियन ट्यूबुल के लिए स्पेशलाइज्ड है। यहाँ पे माल्फीजियन ट्यूबुल्स के लिए हम इसमें बात करते हैं। तो लेकिन यहाँ पे जो आपका हाइंडगट है उसकी जगह हो जाएगा यहाँ पे फोरगट। ठीक है, तो सिर्फ ये स्टेटमेंट जो थी इसमें इतनी सी इनकरेक्ट थी, राइट। तो हमारा जो फर्स्ट आंसर होगा कि रिंग ऑफ गैस्ट्रिक सीके इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट, राइट। तो ये इसका एक करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे बन जाएगा। और ये मिडगट और हाइंडगट की जो बात की गई है यहाँ पे वो माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स को लेकर की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैचिंग, जो कि आपके चैप्टर 4 एनिमल किंगडम से पूछा गया है। ये सवाल जो है ये एनिमल किंगडम से बना है। ठीक है जी। अब देखिए मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म किसमें हमें देखने को मिलता है। मेटामेरिज्म जो है यानी कि बॉडी जो है इंटरनली और एक्सटर्नली सेगमेंट्स हमें उनके अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये मेटामेरिज्म बात कर रहे हैं किसके, सेगमेंट्स की। और जब हम सेगमेंट्स देखते हैं, सेगमेंट्स कैसे कैसे, सेगमेंट्स आपके इंटरनली हो गए, ठीक है, सेगमेंट्स इंटरनली हो गए, सेगमेंट जो है वो एक्सटर्नली हो गए, ठीक है, एक्सटर्नली हो गए, इंटरनली हो गए। तो ये मेटामेरिज्म हमें एनालिट्स की बॉडी में देखने को मिलता है। कैनाल सिस्टम की अगर हम बात करें तो जो पॉरीफेराज होते हैं उनके पास वो वाटर कैनाल सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है। जानते हैं आप लोग वाटर कैनाल सिस्टम के बारे में। ओस्टिया से पानी एंटर करेगा, ऑस्टियम से स्पॉन्जोसिल कैविटी में जाएगा, देन वहाँ से ऑस्कुलम से बाहर आएगा, है ना। इसी के ऊपर तो उसकी पूरी फिजियोलॉजी मेंटेन रहती है, राइट। तो इसका जो है करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, पॉरीफेरास। कॉम्प्लेट जो होती है वो हमारे, अब देखिए अगर मैं यही देखूं तो मेटामेरिज्म जो है इसका थर्ड है, यानी कि ए का 3। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए के 3 इस दोनों में ही है बस, है ना। तो हम यहां से इन दोनों को तो एलिमिनेट कर दें पहले, और उसके बाद देखिए कैनाल सिस्टम पॉरीफेरास में होता है, यानी कि बी का 4 जो है वो सिर्फ एक ही में है ना, इस वाले में। नहीं नहीं नहीं, बी के 4 जो है वो दोनों में है हमारे, राइट। और जो मैं कॉम्प्लेट्स की अगर बात करूं तो जो हमारे टीनोफोर्स होते हैं उन टीनोफोरा के अंदर हमें कॉम्प्लेट जो है वो देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा सी का सेकंड। जो करेक्ट आंसर जो यहाँ पे बनेगा वो इसका बनेगा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लेट्स हमें किसके अंदर देखने को मिलती हैं, कॉम्प्लेट्स हमें टीनोफोरा के अंदर देखने को मिलती है, जो सेपरेशन करती है उनके अंदर, है ना। 8 प्लेट जो होती है, रॉस प्लेट हम जिनको बोलते हैं। उसके अलावा नीडोब्लास्ट जो होते हैं वो सिलेंट्रेटा होते हैं आपके, निडेरियंस जिसको हम बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो गया ऑप्शन नंबर
3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे बोला गया है हमारे से, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर एक फ्रूट फ्लाई है हमारे पास, द फ्रूट फ्लाई हैज़ 8 क्रोमोसोम्स। फ्रूट फ्लाई के पास क्या है, 8 क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट हैं इन ईच सेल, हर एक सेल के अंदर। ड्यूरिंग इंटरफेज ऑफ माइटोसिस, इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एट G1 phase is 8, then what would be the number of chromosome after the S phase? देखिए, दो फेजेस के बारे में बात की गई है यहाँ पे, एक S फेज है आपका और एक G1 फेज है। अब अगर मैं यहाँ पे S फेज की बात करूँ तो यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ DNA हमें देखने को मिलता है। क्या मिलता है, डुप्लीकेशन ऑफ DNA जो है वो हमें इस S फेज के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ किसकी बात की गई है, यहाँ क्रोमोसोम्स के बारे में बात की गई है कि क्रोमोसोम्स के नंबर में क्या चेंज आएगा। ठीक है, तो डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए होता है, इसका मतलब जो डीएनए का अमाउंट होगा वो कैसा हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा, राइट। लेकिन जो क्रोमोसोम्स हैं उनके अंदर कोई भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलेंगे। क्रोमोसोम्स के नंबर जो है वो इस फेज के बाद कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो एस फेज में डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए तो होगा, और डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए के होने की वजह से यहाँ क्या होगा, जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो इंक्रीज हो जाएगा, डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा या डीएनए का अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्रोमोसोम्स पे कोई भी फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता। ठीक है, क्रोमोसोम्स पे कोई भी इंपैक्ट जो है वो यहाँ नहीं पड़ेगा। तो इस वजह से क्रोमोसोम नंबर बिल्कुल कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे, राइट। तो अगर क्रोमोसोम नंबर G1 फेज में कैसे हैं, फ्रूट फ्लाई में जितने भी है नंबर और क्रोमोसोम जो है वो एस फेज के बाद जो है वो उतने ही रहेंगे। क्रोमोसोम नंबर में कोई भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा दिस वन। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर इसका 154 का 8 जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। अगला क्वेश्चन, एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप जो है वो AB है। चैप्टर 17 से पूछा गया है सवाल, ब्लड ग्रुप 18 से ब्लड ग्रुप वाला, फिजियोलॉजी से, ह्यूमन फिजियोलॉजी से। पर्सन विद ब्लड ग्रुप AB आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट, दिस इज ड्यू टू। देखिए, यूनिवर्सल एक हम पढ़ते हैं यूनिवर्सल जो हम रेसिपिएंट के बारे में, और एक हम पढ़ते हैं डोनर के बारे में, जो यूनिवर्सल डोनर होते हैं, और एक हम बोलते हैं कि जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होते हैं, मतलब जो एक्सेप्ट करने वाले। तो इनको हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट का नाम देते हैं। तो दिस इज ड्यू टू व्हाट, एब्सेंस ऑफ एंटीजन A एंड B ऑन द सरफेस ऑफ RBC। क्या RBC की सरफेस पे एंटीजन A और B प्रेजेंट नहीं होते, इस वजह से। दूसरा, एब्सेंस ऑफ एंटीजन A एंड B इन प्लाज्मा। तीसरा, प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज एंटी A एंड एंटी B ऑन RBC सरफेस, या एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज एंटी A एंड एंटी B इन दी प्लाज्मा। तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल इसके अकॉर्डिंगली सही जाएगा। तो अगर मैं देखूं इसमें जो पर्सन है AB ब्लड ग्रुप के साथ, वो क्या कंटेन करेगा, जिसके पास AB ब्लड ग्रुप है वो क्या कंटेन करेगा, उसके पास क्या होगा, वो कंटेन करेगा एंटीजन A और B, है ना जी। क्या होगा इसके पास, एंटीजन A और B जो है इसके पास प्रेजेंट होंगे, है ना। एंड जिसका ब्लड ग्रुप AB है उसके पास एंटीजन A और B जो है वो प्रेजेंट होंगे, बट उसके पास एंटी AB एंटीबॉडीज नहीं होंगे, है ना। ये तो है उसके पास, लेकिन एंटीबॉडी A और B नहीं होंगे, है ना। तो एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज एंटी A एंड एंटी B इन दी प्लाज्मा, ये नहीं होंगे उसके पास, इनके प्लाज्मा में। तो पर्सन जो है वो AB ब्लड ग्रुप वो एक्सेप्ट कर लेगा ब्लड को किसी से भी, इस वजह से। ठीक है, तो यानी कि करेक्ट जो हमारा आंसर बनेगा यहाँ पे वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसके अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर यहाँ पे फॉर्म होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रॉन्गली रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ स्मूथ मसल। 3 टाइप की मसल्स पढ़ते हैं हम लोग, है ना। एक हम पढ़ते हैं आपकी जो वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और कार्डियक मसल, राइट। तीनों की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, स्ट्रिएटेड, स्ट्रिएटेड, नॉन स्ट्रिएटेड और कार्डियक मसल भी हम उनको नाम देते हैं। अब इसमें बोला गया है कि स्टेटमेंट जो है रॉन्गली रिप्रेजेंट कर रही हैं स्मूथ मसल के
नेचर को, ये हमें इसके अंदर बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं जरा क्या क्या है ऑप्शन जो है हमारे पास। दीज मसल हैव नो स्ट्रिएशन, रॉन्गली मैच पूछा गया है। देखिए स्ट्रिएशन जो है वो जो इनके पास जो है हमें देखने को नहीं मिलती, रॉन्गली पूछा गया है। ठीक है, तो रॉन्गली इसके अंदर कौन सी है? ओके तो बिल्कुल नो, दीज मसल हैव नो स्ट्रिएशन। बैंड स्ट्रिएशन मतलब जो स्ट्रिप्स उसके पास नहीं होती है ना, जैसे कि ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स जो हमें इनके अंदर देखने को मिलते हैं। ऑल्टरनेट बैंड्स होते हैं ना इनके पास, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइट बैंड बोलते हैं, और डार्क बैंड्स का नाम देते हैं। राइट, तो बिल्कुल ठीक है, पहली स्टेटमेंट उन्होंने रॉन्गली रिप्रेजेंट पूछा है, तो ये तो ठीक है उसके अकॉर्डिंगली। इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, ठीक है, जो आपके जो इंटरनल विसरल ऑर्गन्स होते हैं वहां पे भी ये देखने को मिलती हैं, तो इनवॉलेंट्री मसल्स भी हम इनको नाम देते हैं। कम्युनिकेशन अमंग द सेल्स इज परफॉर्म्ड बाय इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क जो होती है वो एक तरीके का गैप होता है, ठीक है, और ये हमें देखने को मिलता है कार्डियक मसल के अंदर। ठीक है, कहाँ पे देखने को मिलता है? कार्डियक मसल में ये हमें देखने को मिलता है। तो एक तरीके का जॉइंट होता है ये इंटरकैलेटेड डिस्क, जो इस तरीके का जॉइंट होता है जो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है मसल्स के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन बनाता है। तो ये रॉन्गली जो होगी स्टेटमेंट यहाँ पे हो जाएगी। दिस मसल्स आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल। बिल्कुल, हॉलो ऑर्गन्स की जैसे हम बात कर रहे हैं, इंटरनल ऑर्गन्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ब्लड वेसल्स भी उसमें आ जाएगा, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो 156 यानी कि इसका जो है वो 3 जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फैमिली म्यूसिडा। देखिए हाउस फ्लाई अगर चैप्टर 1 आप लोगों ने पढ़ा है तो चैप्टर 1 में आप लोग एक टेबल पढ़ते हो, है ना, एक वो येलो कलर की टेबल पढ़ते हो आप, उसमें तो कुछ ऑर्डर, फैमिली, किंगडम, राइट, क्लास, स्पीशीज, जीनस सभी दी गई हैं। राइट, तो हमें जो म्यूसिडाई है वो किसकी फैमिली होती है? हाउस फ्लाई की फैमिली जो है वो होती है। तो यानी कि 4 जो है इसका वो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी फिजियोलॉजी से जो है ये सवाल आपका बन गया है। क्या पूछा गया है इसके अंदर? सवाल जो है इराइथ्रोपोइटिन हार्मोन विच स्टिमुलेट आरबीसी फॉर्मेशन प्रोड्यूस बाय। किसमें? इराइथ्रोपोइटिन हार्मोन की बात की गई है जो कि स्टिमुलेट करता है आरबीसी का फॉर्मेशन। अल्फा सेल और पैनक्रियास से तो इसका दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं बनता। ठीक है, अल्फा सेल पैनक्रियास प्रोड्यूस करती है ग्लूकेगॉन को, है ना, तो ये तो ग्लूकेगॉन बनाती है, इसका तो दूर दूर तक इनसे कोई भी वास्ता हाँ कहेंगे बिल्कुल भी नहीं है। रोस्ट्रल एडिनोफाइसिस, ये जो आपकी सेल्स होती है एडिनोफाइसिस का, ये भी हार्मोन को सिंथेसिस करती है, और वो कहाँ पे? वो भी एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी से, तो इसका भी कोई उससे रिलेशन यहाँ पे नहीं बनता बॉस। ठीक है, तीसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे सेल्स ऑफ बोन मैरो, राइट, सेल्स ऑफ बोन मैरो के बारे में पूछा गया, और जो सेल्स ऑफ बोन मैरो यहाँ पे बताई गई हैं वो रेस्पॉन्सिबल होती हैं आपके अदर एलिमेंट्स को प्रोड्यूस करने के लिए। इससे तो कोई रिलेशन उसका यहाँ पे नहीं है। वो कई फॉर्मेशन करती हैं, जितने भी हमारे जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं ना, जैसे कि जो आपकी सेल्स हो गई, आरबीसी हो गई, डब्ल्यूबीसी हो गई, उन सबको बनाने में अपना रोल प्ले करती है, तो वो भी नहीं है ना। तो बाकी जो बचा हमारा जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल जो होती है किडनी की, वो इसको बनाती है। ठीक है, ये इराइथ्रोपोइटिन हार्मोन स्टिमुलेट करती है किसका? आरबीसी का। तो 4th जो होगा इसके अंदर वो करेक्ट एग्जाम्पल जो है हमें इस क्वेश्चन में देखने को मिलेगा इससे रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज शोज टर्मिनलाइजेशन ऑफ द काइस्मेटा एट्स इट्स डिस्टिंक्टिव फीचर। देखिए टर्मिनलाइजेशन की जो प्रोसेस है, आप मियोसिस 1 आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसके अंदर प्रोफेज 1 पढ़ते हैं आप, है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पेज है प्रोफेज 1 वाला, है ना। चैप्टर 10 जो है हमारा, चैप्टर 10 किसका? क्लास 11th का, राइट। तो चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में ये कुछ हम 5-7 पॉइंट्स को वहाँ पे डिस्कस करते हैं इसमें। ठीक है जी, अब वही चीज़ यहाँ पर जो है वो पूछी गई है, किसके अंदर सही ऑप्शन हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा। देखिए जो पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे वो कह रहा है कि टर्मिनलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ पे होती है। विच स्टेज ऑफ द मियोटिक प्रोफेज 1
shows terminalization of काइस्मेटा एज ए डिस्टिंक्टिव फीचर। काइस्मेटा क्या होता है मियोसिस 1 में? काइस्मेटा जो होता है ये एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है तो ये लाइन लिखी है वहां पे कि काइस्मेटा जो हमारा रिप्रेजेंट करता है ये एक्स शेप स्ट्रक्चर करता है, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर जो फॉर्म्ड होता है ये आपका डिप्लोटिन स्टेज के अंदर देखने को मिलता है हमें। मैं पूरी बात बता रहा हूं आपको, ठीक है। सर आपने डिप्लोटिन लिख दिया, वहां तो ऑप्शन में नहीं है, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, है ना। डिप्लोटिन स्टेज में फॉर्म्ड होता है, हमें देखने को मिलता है, लेकिन मैंने कहा कि ये फॉर्म्ड होता है डिप्लोटिन स्टेज में, लेकिन जो टर्मिनलाइजेशन होता है वो डाइकाइनेसिस की स्टेज में हमें देखने को मिलता है, जो एक्चुअली यहाँ पे इन्होंने पूछा गया है। रिलेट किससे कर रहा है वो आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि काइस्मेटा होता कैसा है। वो एक्स शेप स्ट्रक्चर होता है, फॉर्म जो हो रहा है वो डिप्लोटिन स्टेज के अंदर होता है, ठीक है। लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैचेटिन ये सभी उसके जो है वो स्टेजेस होती हैं अलग अलग, ठीक है। तो आपने देखा होगा जैसे जाइगोटिन स्टेज के बारे में, तो जाइगोटिन में जैसे कि बाइवेलेंट क्रोमोसोम, बाइवेलेंट स्ट्रक्चर जो है हमें देखने को उसके अंदर मिलते हैं। अगर मैं अलग अलग सेपरेटली सबकी बात करूं तो यहाँ पे बाइवेलेंट फॉर्म्ड होते हैं, राइट। आपने देखा होगा कि जो पैचेटिन स्टेज होती है उसके अंदर हमें क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है। क्या होता है यहाँ पे? क्रॉसिंग ओवर की जो प्रोसेसिंग होती है उसको हम यहाँ पे देखते हैं, राइट। तो करेक्ट आंसर हमारा जो है वो तो शुरुआती स्टेज है, जो लेप्टोटिन होती है वो तो इनिशियल स्टेज होती है, ठीक है। तो जो क्रोमोसोमल मटेरियल हमें देखने को मिलता है वो उस स्टेज में शुरुआती स्टेज है वो। तो करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पे बनेगा वो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इस वजह से यहाँ पे फॉर्म्ड होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 165। Which of the following organism bears hollow and pneumatic long bones? देखिए आप लोगों को पता है कि जो होलो और जो न्यूमेटिक लॉन्ग बोन होती हैं वो हमें किन में देखने को मिलती हैं? वो एक बर्ड्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है, बर्ड्स का। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है नियोफ्रॉन, हेमीडेक्टाइलस, मैक्रोपस, ऑर्निथोराइंकस। ये जितने भी जो ऑप्शंस हैं, जैसे कि मैं होलो न्यूमेटिक लॉन्ग बोन जो प्रेजेंट होती हैं उन एनिमल्स में होती है जो बर्ड्स होते हैं, और ये जो नियोफ्रॉन है ये एक वल्चर है। क्या है ये एक वल्चर है। तो इसके अंदर हमें करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे होगा, देखिए हेमीडेक्टाइलस जो आपकी लिजर्ड हो गई वो तो क्लास रेप्टिलिया हो गई, ठीक है। उसके अलावा ये आपका ऑर्निथोराइंकस जो है ये आपका प्लेटिपस हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? ये तो प्लेटिपस हो गया। ये सभी एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं आपके। ये प्लेटिपस हो गया। मैक्रोपस जो है आपका कौन हो गया? मैक्रोपस। मैक्रोपस भी आपका क्लास मैमेलिया को बिलोंग करेगा, जिसको आप कंगारू बोलते हो, है ना, कंगारू जिसको बोलते हो, राइट। तो करेक्ट आंसर जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा? ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट यहाँ पे फॉर्म्ड होगा। अगला क्वेश्चन जो है ये भी क्लास 11 से है, क्योंकि हम क्लास 11 की क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, और ये जो है आपका चैप्टर 4 से बिलोंग करता है। क्या है ये? क्वेश्चन को देखते हैं जरा ध्यान से कि क्या पूछा गया है। मैचिंग है, और इस चैप्टर से अधिकतर आप लोग देखोगे कि आपको ना मैचिंग ही देखने को मिलेगी। मैचिंग की फॉर्म में जो है सवाल जो है वो यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। अब जैसे फाइसीलिया है, फाइसीलिया का जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, फाइसीलिया का एग्जाम्पल है, और उसके एग्जाम्पल में जो नाम लिखे हुए हैं एनसीईआरटी में लिखा है पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर जो होता है फाइसीलिया। फाइसीलिया क्या है? पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। तो पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब हम इसका हेडरिज्म देखते थे तो वो कैसा दिखता था? वो ऐसा दिखता था जैसे कि जो पुर्तगाली लोग हैं उनके जो सैनिक होते हैं, है ना, कुछ उसकी तरह से जो है उसका वो मैच करता था, इसलिए हम उसको पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर का नाम देते हैं। तो ए का सेकंड है इसमें, राइट। उसके अलावा जो लिमुलस होता है, किंग क्रैब, जो कि आपका एक क्या है? ये एक लिविंग फॉसिल है। एक लिविंग फॉसिल वो फॉसिल होता है जिसमें कोई भी चेंजेस हमें देखने को ना मिले हों, कई हजारों सालों से हमें उसके अंदर बदलाव जो है वो देखने को नहीं मिले, एवोल्यूशन नहीं हुआ, ठीक है। उसके अलावा आपका इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे एनकाइलोस्टोमा, एनकाइलोस्टोमा जो है आपके वो हुकवर्म्स के अंदर आते हैं, ठीक है, हुकवर्म्स होते हैं ये। और बचा फिर एक पिंकटैडा, वो तो आपके पर्लॉस्टिल फिर यहाँ पे हो जाएंगे, राइट। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा? ए का 3। ए का 3 जो है देख, ए का 2 जो है वो आपके इसमें है और एक इसमें है, ठीक है। बी का लिमुलस का होगा 3।
तो बी का 3 किस में है, इस वे दोनों में ही है, बी का 3 इसमें भी है, बी का 3 यहाँ पे भी है। उसके अलावा एनकाइलोस्टोमा का 4 होगा, तो 4 किस में है, इसके अंदर, ठीक है। तो 4 हो गया आपका, यानी कि जो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा 166 का, वो हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसके अकॉर्डिंगली करेक्ट एकदम आंसर यहाँ पे बनेगा, ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं कि अगला सवाल हमारे से कौन सा पूछा गया है। तो सेंट्रियोल अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग विच फेज, सेंट्रियोल का जो डुप्लीकेशन होता है हमें किस फेज में देखने को मिलता है। अगर हम देखें तो ये डायरेक्ट लाइन है, राइट। तो एस फेज की अगर मैं बात करूं तो एनिमल सेल में हमें जो इस फेज में रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हमें देखने को मिलता है। क्या होता है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए जो है देखने को मिलता है, ठीक है। और अगर मैं एनिमल सेल की बात करूं तो एनिमल सेल में ड्यूरिंग एस फेज सेंट्रियोल डुप्लीकेशन भी देखने को मिलता है एनिमल सेल में। और ये कहां होता है, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन भी होता है इन एनिमल सेल। और कहां पे होता है, ये होता है इन साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा एस फेज जो है, हमें करेक्ट आंसर हमारा मिल गया। अगला देखते हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। हमें इनकरेक्ट पेयर के बारे में बात करनी है। ये क्वेश्चन आपका बायोमोलिक्यूल्स की यूनिट से जो है ये पूछा गया है। ये सवाल बायोमोलिक्यूल्स की यूनिट से आया है, ठीक है। अब अल्कलॉइड है, आपने टेबल देखी होगी, वहाँ पे एक टेबल बनी हुई है और उस बायोमोलिक्यूल में, तो ये उसी टेबल से जो है सवाल पूछा गया है। जैसे अल्कलॉइड है, अल्कलॉइड का कडेन होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ठीक है। टॉक्सिन अर्ब्रिन है, बिल्कुल है। लैक्टिन्स एक ठीक है, कौन का नेवेलिन है, ए है, बिल्कुल है लैक्टिन जो है। ड्रग्स जो है वो रेसिन एक ड्रग नहीं है, रेसिन जो होता है ये एक टॉक्सिन होता है। अगर आप उस टेबल पे नज़र मारेंगे तो आपको उस टेबल में ये देखने को डेफिनेटली जो है वो मिलेगा, ठीक है जी। तो ऑप्शन ये जो है, रेसिन जो है टॉक्सिन है। ये कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, एक प्लांट होता है, ठीक है, रेसिनस प्लांट होता है, रेसिनस प्लांट। तो ये उस प्लांट से इसको ऑब्टेन किया जाता है, राइट। और तो ये ठीक है, राइट। और बल्कि आप उसमें देखेंगे जैसे एक कर्क्यूमिन देखेंगे, वो एक ड्रग है, तो ड्रग के एग्जाम्पल ही यहाँ से जो है वो पूछे गए। तो इनकरेक्ट जो है वो आपका ये यहाँ पे हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, The organelle that are included in the endomembrane system, membranous structure की यहाँ पे बात, endomembrane included in the endomembrane system, ये पूछा गया है यहाँ पे सवाल, ठीक है। endomembrane system जो कंसिस्ट होता है वो किस किस से कंसिस्ट होता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो देखो दोनों में ही होता है, ठीक है। क्या बाकियों में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, देखिए सी वाला जो ऑप्शन है वो तो आपका अपने आप ही जो है यहाँ से वो हट गया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर मैं बात करूँ तो जहाँ जहाँ ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया है, जहाँ जहाँ ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया है, जहाँ जहाँ ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, आप देख सकते हैं कि किस किस ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये एक सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल होता है, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल होता है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में, ऑर्गेनेल दैट आर इंक्लूडेड इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। और रिबोसोम्स जहाँ जहाँ होगा आपको, जैसे रिबोसोम है ये रहा रिबोसोम्स, ठीक है। और किस में है, इसमें भी रिबोसोम है, और कहाँ है, और इसमें नहीं है, नीचे, ठीक है। रिबोसोम जो होते हैं वो आपके नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल जो है वो होते हैं। तो रिबोसोम्स कैसे हो गए हमारे, रिबोसोम्स जो हैं नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, ठीक है, नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स के अंदर आते हैं। तो ये तो मैं वैसे ही हटा दूंगा, नॉन मेम्ब्रेनस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पूछा है उसने। माइटोकॉन्ड्रिया ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल होता है, ये भी हट जाएगा, ए वाला भी हट जाएगा ऐसे ही, क्योंकि उसके अंदर भी रिबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया जो वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो कंसिस्ट होता है आपका वो किस किस से होगा, एक तो गोल्जाई कॉम्प्लेक्स से होगा, ठीक है, एक उसके अलावा लाइजोसोम्स वैक्यूल से होगा और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होगा। तो बी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा, ठीक है जी।
ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है यहाँ पे दोबारा से, तो हम इसको आगे ले लेते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 180 जो है, अब हम उसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं। तो 180 के अंदर क्या पूछा गया है, क्वेश्चन जो है यहाँ पे हमारी स्क्रीन पे क्वेश्चन बोला गया है कि विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रिनोजन टू फाइब्रिन्स। इनएक्टिव फिब्रिन से फाइब्रिन कौन बनाता है, इनएक्टिव फिब्रिनोजन से फाइब्रिन्स को कौन बना रहा है? क्या वो रेनिन है, एपिनेफ्रिन है, राइट? और कौन सा है? तो जब हम कोएगुलेशन की बात करते हैं, ड्यूरिंग द कोएगुलेशन प्रोसेस, ये आप लोगों ने कोएगुलेशन की प्रोसेस को तो अच्छे से जाना ही होगा, है ना? उसी में से सवाल जो है उसी स्टेटमेंट से बना है, राइट? तो आपका जो एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेज, राइट? कौन सा एंजाइम? अगर मैं यहाँ पे थ्रोम्बोकाइनेज की बात करूं तो थ्रोम्बोकाइनेज हेल्प करता है कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। ठीक है, तो थ्रोम्बोकाइनेज हेल्प करता है किसमें? प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन को बनाने में, राइट? तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पे वो यही बनेगा इस स्टेटमेंट में। फर्दर जो है थ्रोम्बिन का वो कन्वर्जन होगा इनएक्टिव फिब्रिनोजन में और वो फॉर्म करेगा कई आपके नेटवर्क्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को बनाता है, जिसमें से कि आपकी जो प्रोसेस है वो आगे हो जाए। तो एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रिनोजन टू फिब्रिन इज थ्रोम्बिन, राइट? तो थ्रोम्बिन जो है इसका वो करेक्ट आंसर होगा। और रेनिन जो होता है वो आपका जो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स होती है, जिसको आप जेजी सेल्स बोलते हो, उन जेजी सेल्स से जो है ये आगे सिक्रेट होता है। ठीक है, और ये आपके कई जो एंजियोटेंसिन फैक्टर्स होते हैं उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, राइट? एपिनेफ्रिन भी नहीं है। एपिनेफ्रिन जो है वो आपका एड्रेनलिन से रिलीज होता है। ठीक है, एड्रेनलिन ग्लैंड से, एड्रेनलिन या एड्रेनल ग्लैंड से जो है वो रेस्पॉन्स रिलेटेड है। ठीक है, कोई भी जिसको आप फाइट और फ्लाइट ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन में जो है हम इसकी बात करते हैं। ठीक है जी, तो वो भी नहीं होगा यहाँ पे, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्कस एंटेरिकस इज रेफर्ड टू एज, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है सवाल। ठीक है, पैनक्रेटिक जूस, इंटेस्टिनल जूस, गैस्ट्रिक जूस या काइम। देखिए अगर मैं यहाँ पे देखूँ जो आपका काइम है, आपका काइम जो होता है जो एसिडिक फूड प्रेजेंट होता है स्टमक में, एसिडिक फूड इन स्टमक, इसको हम काइम बोलते हैं। आप जब डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है ना माउथ से, तो माउथ से जब फूड अंदर की तरफ जाता है स्टमक में, जहाँ पे उसको गैस्ट्रिक जूसेस मिलते हैं, राइट? तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं वर्ड काइम। दूसरा आपका जो पैनक्रेटिक जूस की यहाँ पे बात की है, सबसे ऊपर जो पैनक्रेटिक जूस की बात की गई है वो पैनक्रेटिक एंजाइम से रिलेटेड है। एक्सोक्राइन सिक्रेशन होता है पैनक्रिया एसिनी से, जिसको हम पैनक्रेटिक जूस का नाम देते हैं। दूसरा जो है यहाँ पे इंटेस्टिनल जूस, ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट है, बिकॉज सकस एंट्रिकस जो रेफर करता है वो इंटेस्टिनल जूस से जो है वो रेफर करता है। ठीक है जी, तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आप कहेंगे कि सर गैस्ट्रिक जूस क्यों नहीं होगा, है ना? तो गैस्ट्रिक जूस यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा नाम? तो वह सिक्रेशन जो होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का जो प्रेजेंट होता है आपके स्टमक में, उसको हम गैस्ट्रिक जूसेस का नाम देते हैं। जैसे पेप्सिन आ गया, उसके अंदर म्यूकस हो गया, HCl आ गया, वो सभी गैस्ट्रिक जूसेस के अंदर आते हैं हमारे, राइट? तो बी जो होगा वो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। चैप्टर 17 से जो है ये पूछा गया है, जहाँ पे आप ग्राफ पढ़ते हो सारा, है ना? सेलेक्ट द फेवरेबल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। किसके लिए? ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाने के लिए। तो सेलेक्ट द फेवरेबल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्सीहीमोग्लोबिन एट द एल्वियोलाई, राइट? सबसे पहला है यहाँ पे हाई PO2 लो PCO2, ये बिल्कुल NCERT बेस्ड है, ये सीधी की सीधी जो है NCERT की लाइन है इस 182 क्वेश्चन में, राइट? अब ये लाइन क्या कहती है हमें? हाई PO2 लो PCO2 लेस H+ आयंस एंड लोअर टेम्परेचर। देखो लोअर टेम्परेचर तो होगा ही होगा रिक्वायर्ड उसके अंदर। ठीक है, फैक्टर जो फेवरेबल होते हैं फॉर्मेशन ऑक्सीहीमोग्लोबिन के लिए एल्वियोलर पे, हाई PO2 होता है। एक तो सबसे पहले हाई PO2 की रिक्वायरमेंट होती है, तो देखो हाई PO2 यहाँ पे हो गया और हाई PO2 ही यहाँ पे हो गया।
ठीक है, तो यानी कि ये स्टेटमेंट तो पहले ही हमने एलिमिनेट कर दी, तो ऑप्शन हमारा ए और बी में से होगा, ए और डी में से होगा। लो PCO2 लेस H प्लस आयंस एंड लोअर टेम्परेचर की वजह से जो है फॉर्मेशन होता है जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का, तो ए वुड बी द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। ठीक है जी, ये बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है आपकी, ए जो होगा यहाँ पे वो करेक्ट आंसर इसका बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 184। नाउ 184 हमें क्या बता रहा है? 184 में हम देखते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई इज प्रेजेंट एट, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, स्फिंक्टर मसल्स होती है ना, रिंग लाइक मसल्स जो होती हैं बॉडी में, उनको स्फिंक्टर मसल्स बोलते हैं। तो स्फिंक्टर मसल कहाँ पे प्रेजेंट होती है? एट द इलियोसिकल जंक्शन, जंक्शन ऑफ हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट एंड डिओडिनम, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगर मैं सब में से देखूं, गैस्ट्रोइसोफेगल जंक्शन, जंक्शन ऑफ जेजुनम एंड डिओडिनम, जंक्शन पूछा गया एक्चुअली, तो जंक्शन ऑफ हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट एंड डिओडिनम जो होगा वो करेक्ट आंसर यहां पे होगा। तो बाइल डक्ट और जो पेनक्रियाटिक डक्ट होती है ना हमारी, बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट, उसी एक कॉमन डक्ट जो होती है वो एक जगह ओपन होती जाके, और वो कहाँ पे होती है आपकी, पेनक्रियाटिक डक्ट, और ये ओपन होती है कहाँ पे जाके, डिओडिनम के अंदर। कॉमन ओपनिंग है दोनों की, हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। तो वो गार्डेड कैसे होती है? वो गार्डेड होती है बाय दिस स्फिंक्टर ऑफ ओडाई मसल। ठीक है, तो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई से जो है वो गार्डेड होती है, तो उसके इसको हम ऐसा नाम देते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। ओके, अगेन आपका एनिमल किंगडम से ये क्वेश्चन, मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन हेलमेंट्स। हमें स्टेटमेंट दी हुई है और बोला गया है कि करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन सी होगी, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है यहाँ पे। तो देखते हैं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी। अकाइनोडर्म्स, ओके, मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन हेलमेंट्स। ठीक है, मेटाजेनेसिस का मतलब होता है, अगर मैं बताऊं आपको, इसका मतलब होता है ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन, ऑल्टरेशन ऑफ द जनरेशन। ठीक है, राउंड वर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, अकाइनोडर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल। देखिए ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है कि अकाइनोडर्म्स जो होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और सिलोमेट एनिमल होते हैं। ठीक है, राउंड वर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइज बॉडी ऑर्गेनाइज, राउंड वर्म्स के पास आपके बिल्कुल उनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। ठीक है जी, कॉम्प्लेट्स आर प्रेजेंट इन टिनोफोर्स, हेल्प इन डाइजेशन। नो, डाइजेशन में हेल्प नहीं करते, उनके रॉज वो बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टी होती है और उनको अलग करने में, सेपरेट करने में हेल्प करते हैं टिनोफोरा के अंदर। तो ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। वाटर वास्कुलर सिस्टम इज कैरेक्टराइज होती है अकाइनोडर्म में, तो बिल्कुल अकाइनोडर्म्स के पास वाटर वास्कुलर सिस्टम होता है। ठीक है, जिसके थ्रू उनकी बॉडी का जो फिजियोलॉजी है वो मेंटेन होती है। तो ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट जो है वो एकदम करेक्ट है। तो मेटाजेनेसिस ऑब्जर्व होता है, मेंबर्स आपके तो होते हैं निडेरियंस में, हेलमिन्स में नहीं, मेटाजेनेसिस ऑब्जर्व होता है। ऑल्टरेशन इन जनरेशन, आपने पॉलिप और मेडुसा वहाँ पे पढ़ा होगा, है ना, निडेरियंस के अंदर पॉलिप और मेडुसा पढ़ा हुआ है ना निडेरियंस के अंदर, तो ये उसी से रिलेट कर रहा है, तो ए नहीं है इसलिए। और रही बात डी पॉइंट्स की, तो भाई आपके जो कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होती है टिनोफोर्स में, वो डाइजेशन में नहीं, वो उसके लोकोमोशन में हेल्प करती है। ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। तो ए सही है, ए नहीं सही है, बी सही है, और आपका सी सही है और ई सही है। तो उसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 187। ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स जो है वो अकर होते हैं। ये आपके जब लोकोमोशन और मूवमेंट वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे तो वहाँ से आप इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए ज़रा ये स्टेटमेंट हमें क्या कहती है। एच जोन डिसअपियर्स, तो बिल्कुल उस टाइम पे जब मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिलती है, तो एच जोन की जब हम बात करते हैं तो जो देखने को हमें उसके अंदर मिलेगी। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। ए बैंड वाइडन, ए बैंड वाइडन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ए बैंड जो है वो लेंथ जो होती है ए बैंड की, वो वाइडन नहीं होती, वो रिटेन रहती है, वैसी रिटेन करता है वो अपनी लेंथ को। ठीक है, आई बैंड रिड्यूस्ड इन विड्थ, ये भी ठीक है। मायोसिन हाइड्रोलाइज्ड एटीपी
एंड रिलीजिंग द एटीपी एंड फॉस्फेट, बिल्कुल जी, पीआई, मायोसिन हाइड्रोलाइजेस एटीपी और रिलीज करता है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट को और फॉस्फेट को, ये भी ठीक है। उसके अलावा जी लाइन अटैच टू द एक्टिन एंड पुल्ड इनवर्ट्स, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल जो है वो एकदम करेक्ट है। इन्होंने करेक्ट स्टेटमेंट्स ही हमारे से यहाँ पे पूछी गई है। तो जो लेंथ होती है ए बैंड की वो रिटेन रहती है ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, और उसके अंदर कई जो है इवेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, और इवेंट्स को आप इस तरीके से उनमें देख सकते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट हमारे से यहाँ पे पूछी है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट जो है इसकी ए सही रहेगी, तो उसके अकॉर्डिंगली सी सही रहेगी, डी सही रहेगी, और ई भी जो है वो एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये सभी पॉइंट जो है अकॉर्डिंग टू दिस, ये सारे जो है वो एकदम करेक्ट हैं इसके अंदर, ठीक है जी। तो जैसे कि इसके अंदर इवेंट्स होते हैं अलग अलग, ग्लोबुलर हेड होगा, मायोसिन जो है उसके ऊपर एक्ट करेगा एज एटीपी, वो सारी की सारी स्टेटमेंट फिर आप उसके अंदर देखेंगे कि इवेंट्स कौन कौन से होते हैं उसको करेक्ट बनाने के। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द लिपिड्स। लिपिड्स करेक्ट बतानी है हमें, करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे कौन कौन सी है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है 188 क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं। लिपिड्स हैविंग ओनली सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, नहीं, जिनके पास सिंगल बॉन्ड होते हैं वो तो सैचुरेटेड एसिड होते हैं, तो ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। अब ए नहीं है हमारी। लेसिथिन, दूसरा जो बोला गया है यहाँ पे, लेसिथिन जो है दैट इज अ फॉस्फोलिपिड, बिल्कुल लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड होता है। उसके अलावा बोला गया है यहाँ पे ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोफेन इज अ ग्लिसरॉल, ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोफेन जो है वो आपका क्या है, ग्लिसरॉल है, बिल्कुल जो है यहाँ पे ठीक है। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी जो है इसकी एकदम करेक्ट होगी। ठीक है, तो बी और सी जो है एकदम हमें करेक्ट दिख रही है अभी तक, यहाँ पे सिर्फ बी और सी जो है वो अभी करेक्ट यहाँ पे देखने को मिल रही है। पामेटिक एसिड हैज 20 कार्बन एटॉमिक इंक्लूडिंग कार्बोक्सी कार्बन। पामेटिक एसिड के पास कितने होते हैं, 20 कार्बन नहीं, उसके पास 16 कार्बन होते हैं एटम, इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे एराकिडोनिक एसिड है 16 कार्बन, नहीं, इसके पास 20 होते, तो इन्होंने यही स्विच कर दिया स्टेटमेंट को, वहां पे 20 कर दिए, यहाँ पे 16 कर दिए, तो इसके अकॉर्डिंगली सी जो है वो यहाँ करेक्ट आंसर जो है इसके अंदर बनेगा। ठीक है जी, तो लिपिड जो सिंगल बॉन्ड्स वाले होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का नाम देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 190 जो पूछा गया है आपके चैप्टर नंबर 7 से, टिश्यू वाले, ठीक है, जिसमें कुछ यहाँ जंक्शंस के बारे में बात की गई है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेल जंक्शन दैट हेल्प इन टू स्टॉप द लीकेज ऑफ द सब्सटेंसेज अक्रॉस द टिश्यू एंड फैसिलिटेशन ऑफ कम्युनिकेशन विच नेबरिंग सेल्स वाया रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस एंड द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नंबर 1 बार अगर मैं यहाँ बात करूँ तो 3 टाइप के आपको जंक्शंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। 3 टाइप्स ऑफ जंक्शंस आप लोग पढ़ते हैं इसके अंदर, और 3 टाइप्स ऑफ जंक्शंस कौन कौन से होते हैं हमारे, जैसे कि एक हो गया हमारा गैप जंक्शन, एक हो गया हमारा एडहेरिंग जंक्शन, और तीसरा हो गया हमारा टाइट जंक्शन। यही 3 टाइप के जंक्शन होते हैं, गैप, टाइट और एडहेरिंग। अब अगर मैं यहाँ बात करूँ तो आपका जो टाइट और गैप जंक्शंस होते हैं इन सिचुएशन के अकॉर्डिंगली वो बिल्कुल सही बैठेंगे, क्योंकि जो टाइट जंक्शन होते हैं वो स्टॉप करते हैं लीकेजेस को। तो पहले उसने लीकेजेस सब्सटेंसेस की बात की अक्रॉस द टिश्यू, तो लीकेजिंग के लिए आ गया आपका टाइट जंक्शन। दूसरा उन्होंने बोला है एंड द फैसिलिटेटिंग द कम्युनिकेशन विद नेबरिंग सेल और रैपिड आयन ट्रांसफर, तो उसको ट्रांसफर करने में आपके जो गैप जंक्शंस होते हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं। कम्युनिकेशन जंक्शन भी हम उनको नाम देते हैं, तो उसने कम्युनिकेशन की ही बात की गई है यहाँ पे। तो गैप जंक्शन का जो दूसरा नाम हम लोग बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन जंक्शन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या बनेगा, करेक्ट आंसर जो है आपका वो ऑप्शन नंबर 2 जो है मेरे हिसाब से यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है जी, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 193। अब ये जो है आपका वो बॉर्न वाले चैप्टर से है, बिल्कुल लोकोमोशन एंड मूवमेंट से। ठीक है, अब यहाँ क्या बोला गया है, हमें मैच करना है। ठीक है, मैच करना है हमें, यहाँ पे मैचिंग की बात बोली गई है। अब देखिए जरा मैचिंग क्या है, तो मैचिंग को जब हम देखते हैं तो एक तो हो गया आपका यहाँ पे स्कैपुला, क्रैनियम, स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम, कार्टिलेजिनस, फ्लैट बोन, फिब्रस। ठीक है, अब देखो जरा, अगर मैं स्टर्नम की बात करूं, ठीक है, तो स्टर्नम क्या होती है, स्टर्नम जो है हमारे सेंटर में प्रेजेंट होती है ये, ठीक है, लंग्स के दोनों या हार्ट को कवर करती है। तो ये एक तरह की आपकी फ्लैट बोन होती है। कैसी होती है, इसको हम एक फ्लैट बोन का नाम देते हैं। जबकि अगर मैं स्कैपुला की बात करूं तो स्कैपुला एक ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होती है।
एक ट्राइंगुलर शेप फ्लैट बोन होती है, ठीक है। अगर मैं क्रैनियम की बात करूं तो क्रैनियम कैसे जॉइंट्स होते हैं, आपने जॉइंट्स पढ़े होंगे, जैसे सिनोवियल जॉइंट्स हो गए, फिब्रस जॉइंट हो गए, जो सुचर होते हैं फिब्रस जैसे कि, तो क्रैनियम उसी के अंदर आता है हमारा, फिब्रस जॉइंट्स के अंदर। और जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है पूरा का पूरा, वो कैसा है, उसके बीच में कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं। तो डी का 1 हो गया, डी का 1 तो 3 में है भाई, लेकिन स्कैपुला का 4 है, तो ए का 4 2 में है, यानी कि ये दोनों तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। और क्रैनियम का है आपका जो क्रैनियम है, क्रैनियम का क्या, स्टर्नम का क्या है, फ्लैट बोन, सी का 2 है। सी का 2 किस में है, सी का 2 एक में ही है, तो ऑप्शन 4 जो है इसका वो करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे बन जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 195 जो है वो अगला सवाल हमारा यहाँ पे पूछा गया। क्या बोला गया इसमें, फॉलोइंग ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द प्रोस्टोमियम ऑफ द अर्थवॉर्म, ठीक है, प्रोस्टोमियम ऑफ द अर्थवॉर्म। चलिए अर्थवॉर्म से भी सवाल एक आ ही गया है इस बार, और देखते हैं जरा इसके अंदर प्रोस्टोमियम क्या है ये। अब देखते हैं इसमें क्या बोला गया है अर्थवॉर्म में, कि जो प्रोस्टोमियम होता है, प्रोस्टोमियम अर्थवॉर्म की बॉडी का पार्ट है, तो इट सर्व्स, करेक्ट ऑप्शन बताने हमें, इट सर्व एज अ कवरिंग फॉर द माउथ, बिल्कुल माउथ की कवरिंग में हेल्प करता है वो। इट हेल्प्स टू ओपन क्रैक्स इन द सॉइल इनटू विच इट कैन क्रॉल, क्रैक करने में प्रोस्टोमियम जो है उसको क्रॉल करते हुए क्रैक करने में हेल्प करता है, तो ये स्टेटमेंट भी जो बिल्कुल ठीक है। इट इज वन ऑफ द सेंसरी स्ट्रक्चर, क्या इसके पास सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोस्टोमियम के पास सेंसरी रिसेप्टर्स जो है वो बिल्कुल प्रेजेंट होते हैं इसके पास, ठीक है। तो बिल्कुल तो उसको सेंस करने में हेल्प करते हैं उसके एनवायरनमेंट में, आसपास मॉइस्ट है नहीं है कैसा है ये सभी। उसके अलावा इट हैज अ फर्स्ट बॉडी सेगमेंट, नहीं ये फर्स्ट बॉडी सेगमेंट नहीं होता, फर्स्ट बॉडी सेगमेंट जो होता है वो पेरिस्टोमियम होता है, पेरिस्टोमियम होता है वो, ठीक है। और ये क्या है, ये प्रोस्टोमियम है, जो वो होता है वो पेरिस्टोमियम है। तो यहाँ पेरिस्टोमियम और प्रोस्टोमियम में फर्क है, तो यानी कि ए बी सी तीनों सही हैं और ए बी सी जो सही है वो फर्स्ट ऑप्शन में, तो इसका आंसर जो बनेगा वो फर्स्ट बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं 198। अब 198 में क्या पूछा गया है, अ पर्सन, असर्शन रीजन है ये, ट्रू फॉल्स एक तरीके से, अ पर्सन गोज टू हाई एल्टीट्यूड एंड एक्सपीरियंसेस एल्टीट्यूड सिकनेस विद सिम्टम्स लाइक ब्रीदिंग डिफिकल्टी एंड हार्ट पाल्पिटेशन। होता है जब हम हाई ऊंचाई पे जाते हैं तो हमारा जो ऑक्सीजन का लेवल है वो डाउन होने लगता है, क्योंकि ऊपर जाने पे ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है, ठीक है। यही बात यहाँ पे की गई है एल्टीट्यूड सिकनेस की, राइट। दूसरा जो है ड्यू टू द लो, तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ट्रू है, कि अगर पर्सन कोई हाई एल्टीट्यूड पे जा रहा है और एक्सपीरियंस कर रहा है एल्टीट्यूड सिकनेस, दैट सिम्टम्स लाइक ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी उसको, डेफिनेटली होगी, और हार्ट पाल्पिटेशन भी देखने को मिलेगा। अब रीजन क्या है, ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड द बॉडी डज नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन, बिल्कुल ठीक बात है। सो इन द लाइट ऑफ द, ठीक है बिल्कुल, तो ये इसको बिल्कुल, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, तो दोनों ही जो असर्शन रीजन है वो ट्रू है, और ये इसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई हाई एंड लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से हाई एल्टीट्यूड पे बॉडी को सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से उसको एल्टीट्यूड सिकनेस की चैलेंज जो है वो फेस करना पड़ता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा बिल्कुल इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, असर्शन को रीजन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए जो होगा वो करेक्ट आंसर यहाँ पे इसका बन जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये सवाल थे कुछ क्लास 11th के जोलॉजी सेक्शन से, हमने जिनको डिस्कस किया। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेक्शन में जिसमें हम बात करेंगे क्लास 12th के जोलॉजी के सवालों की जो पूछे गए थे आपके इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। हम आ गए अपने अगले पार्ट में जिसमें बात करेंगे क्लास 12th के जोलॉजी के क्वेश्चंस की जो इस साल नीट में आए हैं, 2021 में जितने भी जो क्वेश्चन नीट में पूछे गए। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 153 है ये उस सेट के अकॉर्डिंगली, A specific recognition sequence identified by endonucleases. एंडोन्यूक्लियस क्या करता है कि स्पेसिफिक पॉइंट ढूंढ के उसको कट करना है, एंजाइम्स बेसिकली, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जिसको बोलते हैं। तो स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस आइडेंटिफाइड बाय एंडोन्यूक्लियसेस टू मेक कट्स स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए इज, क्या होता है वो होता है हमारा एक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। देखिए पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हम किसको बोलते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास एक सीक्वेंस है ये GGATCC लेट सपोज, है ना, ये एक एंड हो गया डीएनए का। अब इसका ऑपोजिट क्या चलेगा, जैसे
सी सी, उसके बाद टी ए जी जी, यही चलेगा इसका ऑपोजिट। ठीक है, तो एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज करता है एक स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को। ठीक है, जो एक स्पेसिफिकली न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को वो क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा। तो जब वो उसको रिकॉग्नाइज करेगा तो होगा क्या, डीएनए की सीक्वेंस को मान लीजिए उसने रिकॉग्नाइज कर लिया स्पेसिफिकली। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक बार इसने स्पेसिफिक रिकॉग्निशन कर ली सीक्वेंस की, देन ये क्या करेगा, ये बाइंड करेगा डीएनए के साथ, और इसको बाइंड करने के बाद डीएनए के ये उसको स्पेसिफिक साइट से क्या कर देगा, कट कर देगा। और ये कौन करता है, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में हमें इस तरह से देखने को मिलता है। तो ये दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स को जो है, ये एक स्ट्रैंड हो गया, ये दूसरा स्ट्रैंड हो गया, ये इसको क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करके उसको बाइंड कर देगा डीएनए के साथ, देन उसको कट कर देगा। तो स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस आइडेंटिफाई होता है न्यूक्लियस में टू मेक कट्स एट अ स्पेसिफिक पोजीशन विद इन अ डीएनए इज पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ठीक है, करेक्ट, डायरेक्ट आंसर है। उसके अलावा हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि 153 जो है वो पूछा गया है, सॉरी 158 जो है वो यहाँ पे पूछा गया है। विच इज द ओनली एंजाइम दैट हैज कैपेबिलिटी टू कैटालाइज इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट। देखिए ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स नहीं है, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट जो है यहाँ पे वो इसमें पूछी गई है। अब अगर मैं यहाँ सबसे पहले नीचे से बात करूं, जैसे डीएनएस की बात करूं, तो डीएनएस क्या करता है भाई, डीएनएस जो है, डीएनएस क्या करता है, डीएनएस डिग्रेड करता है किसको, डीएनए को। ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं कि ये डिग्रेड करता है किसको, डीएनए को। अगर मैं लाइगेज की बात करूं तो लाइगेज ज्वाइनिंग में हेल्प करता है, ज्वाइनिंग एंजाइम है। और तीसरी तरफ जब मैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की बात करूं, किसकी, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो है आपका, ये आपका एक तरीके का होलो एंजाइम होते हैं। ठीक है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो है एक तरह के कैसे एंजाइम्स होते हैं, होलो एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर ये होलो एंजाइम्स क्या होते हैं, तो होलो एंजाइम्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, दैट इज मेड अप ऑफ द पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, एक तरह के कई ये पॉलीपेप्टाइड से जो है आरएनए आपके जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, कई टाइप के पॉलीपेप्टाइड से जो है ये मेड अप होते हैं। रेस्पॉन्सिबल है ये, किस लिए रेस्पॉन्सिबल है, इनिशिएट करने के लिए, एलोंगेट करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए। ठीक है, ये अपना रोल प्ले उसके अंदर करते हैं। चौथा जो आपका है ऊपर डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज ये इन्वॉल्व होता है किसमें, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में। किसमें इन्वॉल्व होता है ये, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, तो ये इसके काम हो गए अलग अलग। तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो है ये मैंने क्या कहा, एक तरह का होलो एंजाइम होते हैं, और ये जो है दैट इज ये एक तरीके जो मेडअप होते हैं पॉलीपेप्टाइड से मेडअप होते हैं, रेस्पॉन्सिबल है इन तीनों ही प्रोसेस के लिए ये इसके अंदर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हुआ, 2 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज द फॉलोइंग आरएनए इज नॉट रिक्वायर फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन। देखिए प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए कौन सा इसमें से रिक्वायर नहीं है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर हम मैसेंजर आरएनए की बात करें तो मैसेंजर आरएनए क्या करता है, वो कैरी करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। अगर मैं यहाँ पे ऊपर मैसेंजर आरएनए की बात करूं तो भाई ये क्या कर रहा है, ये कैरी करता है, कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे जो ट्रांसफर आरएनए। देखो मैसेंजर तो मैसेज से नाम पता लग गया ना आपको कि मैसेंजर है, तो वो मैसेंजर मैसेज लेके जा रहा है, कैरी कर रहा है इंफॉर्मेशन को आपके कहां से, प्रोवाइड जो हो रही है डीएनए से, राइट। दूसरा जो है वो अमीनो एसिड के लिए काम करता है। ठीक है, दूसरा जो अमीनो एसिड की चेन को लेके जा रहा है, ये कौन सी प्रोसेस में हेल्प करते हैं वैसे, ये जो प्रोसेस में, जिस प्रोसेस में काम करते हैं उसको हम ट्रांसलेशन का नाम देते हैं। वो प्रोसेस कौन सी होती है, उसको हम ट्रांसलेशन का नाम देते हैं, जिसमें हम इसलिए इसको ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं उस प्रोसेस से रिलेटेड। तो भाई ट्रांसफर आरएनए कैरी करते हैं अमीनो एसिड को, कहां पे, टू द मैसेंजर आरएनए। अमीनो एसिड को कैरी करते हैं टू द मैसेंजर आरएनए, अमीनो एसिड्स की चेन को कैरी करते हैं टू द मैसेंजर आरएनए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसलेशन। जबकि जो आपके रिबोसोमल आरएनए होते हैं ये क्या फॉर्म करते हैं, ये फॉर्म करते हैं रिबोसोम, फॉर्म्स रिबोसोम। तो बचा कौन सा, एक ही तो बचा। ठीक है, सबका काम एक तरीके से प्रोटीन्स के लिए हो गया, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, राइट। और ये भी एक तरीके से इसी ट्रांसलेशन की प्रोसेस में भी जो है आरएनए भी, ये वाले भी इन्वॉल्व होते हैं। तो इन तीनों अलग हो गए। बचा क्या आपका साइलेंसिंग आरएनए, राइट। साइलेंसिंग आरएनए एक तरीके का इंटरफेयरिंग आरएनए होता है।
कैसा आरएनए होता है ये? इंटरफेरिंग आरएनए होता है। तो इनका इन काम से बिल्कुल लेना देना कोई भी नहीं है, ये इनसे बिल्कुल अलग है अगर मैं ऊपर वाले तीनों से इनका कंपैरिजन करूं। तो ये एक तरीके का आपका जो है नॉन कोडिंग आरएनए मॉलिक्यूल होता है, वो कोडिंग में हेल्प कर रहे हैं, ये नॉन कोडिंग आरएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो नॉन कोडिंग आरएनए मॉलिक्यूल हो गया, तो इस वजह से सबसे अलग है, तो आंसर जो हुआ इसका नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन। चलिए बात करते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 160 जो पूछा गया है यहाँ से, यहाँ पे कुछ टेक्निक्स के नाम लिखे हुए हैं। फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज, अर्ली डायग्नोसिस and the understanding its pathophysiology is a very important. Which of the following molecular diagnostic technique is very useful for the early detection? देखिए अर्ली डिटेक्शन के लिए पूछा गया है यहाँ पे कौन सी टेक्निक जो है वो हेल्प करेगी। अगर मैं बात करूं तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक आप लोगों ने पढ़ी होगी जब आपने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा होगा, तो वहाँ पे आपने इस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा होगा। जब आपने जेनेटिक्स पढ़ी है तब आपने शायद इस टेक्निक के बारे में सुना हो। तो ये टेक्निक स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो मिक्सचर्स होते हैं प्रोटीन का, तो किसी स्पेसिफिक प्रोटीन के सीक्वेंस को जानने के लिए, किसी स्पेसिफिक प्रोटीन को जानने के लिए स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए हम इसका यूज करते हैं। लेकिन यहाँ तो ये किसी पूरी की पूरी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक की इसमें बात कर रहे हैं कि ये ट्रीटमेंट करना पूरी की पूरी डिजीज का। ये सिर्फ एक स्पेसिफिकली प्रोटीन मॉलिक्यूल के लिए हम देखते हैं, डिटेक्ट करते हैं इसे। वेस्टर्न ब्लॉटिंग से हम एक प्रोटीन के मॉलिक्यूल को डिटेक्ट करते हैं। जबकि दूसरा जो है यहाँ पे साउदर्न ब्लॉटिंग, तो साउदर्न ब्लॉटिंग है आपकी, साउदर्न ब्लॉटिंग को हम यूज करते हैं स्पेसिफिकली डीएनए के सीक्वेंस को जानने के लिए, ठीक है, डीएनए सीक्वेंस को जानने के लिए। हालांकि ये भी काफी क्लोज है आंसर, साउदर्न ब्लॉटिंग जो है ये भी काफी क्लोज हो सकता है इसके आंसर, ठीक है, मिला जुला रहेगा थोड़ा सा साउदर्न ब्लॉटिंग। लेकिन एलाइजा जो है एंजाइम लिंक इम्यूनो सॉर्बेंट से, ये एक ऐसी टेक्निक है जो अर्ली डायग्नोसिस में आपको हेल्प कर सकती है, ठीक है। एलाइजा जो यूज कर लें अर्ली डिटेक्शन, इन्फेक्शन के लिए जैसे हम इसको यूज करते हैं, ठीक है, कई तरह के इन्फेक्शन को जांचने के लिए हम यूज करते हैं। तो अर्ली अगर बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन है तो हमें पहले से ही पता लग जाएगा किसी चीज का, किसी बीमारी का। तो मैं मोस्ट क्लोजली इसलिए एलाइजा के पास ही जाऊंगा आंसर को लेके, क्योंकि अगर बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन है, अगर हम उसका डायग्नोस कर पाते हैं, तो अगर हम उसका पता लगा पाते हैं, तो आगे हम इलाज जो है वो जल्दी संभव हो सकता है, वो चीज पॉसिबल है। तो एलाइजा जो यूज किया जाता है अर्ली डिटेक्शन के लिए इन्फेक्शन में, ठीक है। तो पैथोजन को जानने में हेल्प करता है, उसके एंटीजन को जानने में, कौन सा एंटीजन है वो सभी हम इनसे पता लगा पाते हैं, ठीक है। तो एलाइजा के साथ में ज्यादा क्लोजली जो है इसमें जाऊंगा। अगला जो है क्लास 11 से आ गया क्वेश्चन जो है, कोई बात नहीं। द पार्शियल प्रेशर, ये आपकी टेबल है, टेबल पढ़ते हैं हम लोग, ये आप टेबल पढ़ते हैं एनसीईआरटी में, तो उसी टेबल से सवाल जो है यहाँ पे ये लिया गया। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 162, पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इन मिलीमीटर मर्करी इज दिस, द कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड अल्वेलाई। देखिए एल्वियोलाई और उसका जो है अलग अलग सीक्वेंस यहाँ पे पूछा गया है। PO2 जो होती है एल्वियोलाई में, वो आपकी कितनी होती है, वो थोड़ी सी हाई होती है, ये हमें लो देखने को मिलती है। मतलब देखिए ऐसे लो या हाई नहीं कहूंगा, मतलब इन्होंने पूछा पार्शियल प्रेशर की बात पूछी इन्होंने, तो पार्शियल प्रेशर इन मिलीमीटर मर्करी ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट एल्वियोलाई विच इज द साइट ऑफ द डिफ्यूजन, ठीक है जी। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो ऑप्शन 1 जो है वो उस टेबल के अकॉर्डिंगली जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। बिल्कुल जो ऑप्शन 1 है यहाँ पे उस टेबल के अकॉर्डिंगली जो है बिल्कुल करेक्ट होगा, डायरेक्ट है ये। आप देखेंगे कि ब्लड के एल्वियोलाई में ऑक्सीजन जो है वो कितनी जाती है, और उसके बाद ब्लड में मिलने के बाद वो कितनी पहुंचती है ब्लड में। तो ये अलग अलग रेशियो जो है हमें इसके अंदर देखने को मिलता है, बिल्कुल टेबल से है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट पूछा गया है यहाँ पे, क्रॉस है एक मेल और फीमेल के बीच में। अब मेल और फीमेल यहाँ पे क्या बता रहे हैं, इन अ क्रॉस बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल बोथ हेट्रोजाइगस फॉर सिकल सेल एनीमिया। दोनों ही जो है वो हेट्रोजाइगस हैं। हेट्रोजाइगस मतलब अलग अलग हैं, यानी कि अगर मैं इसका क्रॉस देखूंगा तो कैसा बनेगा, जैसे कि एक HbA HbS, यानी कि एक जो है वो सिकल सेल के हेट्रोजाइगस कंडीशन है दोनों के लिए ही, राइट। एंड व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रोजेनी विल बी डिजीज। अब अगर आप देखेंगे इसमें तो परसेंटेज पूछी गई है इसके अंदर, तो अगर आप देखेंगे तो एक जो इनका ऑफस्प्रिंग जितने बनेंगे हम देखेंगे कि ये तो नॉर्मल हो गया, ठीक है। उन्होंने पूछा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रोजेनी विल बी डिजीज्ड, जिसको डिजीज्ड हो, जो डिजीज से सफर्ड हो, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा,
ये भी डिजीज से सफर्ड नहीं होगा, ठीक है, और ये वाला भी डिजीज से सफर्ड नहीं होगा, सेम बनेगा, ठीक है, और उसके अलावा ये जो होगा ये डिजीज से सफर्ड होगा, ठीक है, ये हमारा क्रॉस हो गया इसका। तो कितना आया, एक आया, है ना, तो एक ही तो आया, तो एक के लिए कितना, अगर हम चार से कंपैरिजन कर रहे हैं तो 100 से अगर हम देखें इसको तो एक ही तो आया, तो हम कैसे सॉल्व कर लेंगे इसको, 1/4 इंटू में 100 एंड 25 चौक 100, तो कितना आ गया आपका यहाँ पे 25% जो है वो यहाँ पे इसका आंसर जो है वो आ गया। तो 3 जो है इसका वो करेक्ट आंसर यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बायोफोर्टिफिकेशन इन क्रॉप्स। देखिए इंप्रूवमेंट, ये बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन, हम यील्डिंग बढ़ा रहे हैं उसके अंदर, हम न्यूट्रिएंट ज़्यादा ले रहे हैं, तो क्या क्या होता है वहाँ से हम इंप्रूव करते हैं प्रोटीन कंटेंट को, है ना, प्रोटीन कंटेंट को बढ़ा देना, है ना, बायोफोर्टिफिकेशन के अंदर आता है। विटामिन कंटेंट को इंप्रूव कर देना माइक्रो न्यूट्रिएंट को और मिनरल कंटेंट को। तो ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल आपकी एनसीईआरटी से ली गई हैं, जबकि ये वाली जो है ये बिल्कुल एकदम जो है इससे ऑब्जेक्टिव को मैच नहीं करती। तो हम कहेंगे कि जो 167 है आपका वो उसका इट डज नॉट क्रिएट रेजिस्टेंट इन प्लांट्स अगेंस्ट डिजीज, ये कोई रेजिस्टेंट क्रिएट नहीं करता प्लांट्स में, ठीक है। तो सी जो है इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अनदर क्वेश्चन जो है अब आपका इससे पूछा गया है जेनेटिक्स से, इफ एडेनिन मेक्स 30% ऑफ डीएनए, अगर एडेनिन 30% है डीएनए मॉलिक्यूल, एंड व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ द थायमिन, ग्वानिन एंड द साइटोसिन। तो देखिए A इज इक्वल्स टू टी के, अगर A आपका 30 है तो T भी कितना हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा, तो ये भी कितना हो गया 30 हो गया, 30 कितना हो गया, ये 60% हो गया। बाकी के कितना बचा, अगर मैं 100 से इसको देखूं तो कितना बचा 60 माइनस, अगर मैं इसमें देखूं तो 100 से कंपैरिजन करूं तो 60 माइनस 40। अब 60 माइनस 40 यानी कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, ऐसा इसलिए कर रहा हूं जिससे कि हम ये देख सकें कि भाई उसकी जो बाकी की जो चारों की बची, चाहे वो ग्वानिन हो चाहे वो आपका साइटोसिन हो, उनकी परसेंटेज हमारे पास यहाँ पे कितनी बचेगी, ठीक है। तो आप ये भी तो जानते हैं ना कि A इज इक्वल्स टू T है तो C इज इक्वल्स टू भी तो G होगा, है ना। तो अगर ये 30 आ गए तो ये टोटल 60 हो गया, तो बाकी कितने बचे 20% बचे वो दोनों, है ना। तो G कितना हो गया 20, T कितना हो गया 30, G कितना हो गया 20, C कितना हो गया 20, राइट। समझ आ गई ये बात। अरे भाई ऐसे कर सकते हैं ना कि जैसे 100 माइनस इज इक्वल्स टू A प्लस टी, सॉरी 100 माइनस A प्लस टी, ठीक है, इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे, राइट। तो 100 माइनस इक्वल नहीं है, 100 माइनस A प्लस टी, तो 100 माइनस 60 विच इज इक्वल्स टू द 40, तो दोनों के इक्वल जो है वो 20% जो है दोनों आ जाएंगे, राइट, ईच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नजर मारते जरा, 169। अब 169 जो है आपका वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से सवाल पूछा गया है। चलिए हमें बताना है इसके अंदर कि कौन सा जो हमारा आंसर है वो इसके अंदर सही होगा। मैचिंग की फॉर्म में इस 169 से सवाल जो है वो पूछा गया है, ठीक है। अब देखते हैं जरा, वॉल्ट्स जो होते हैं आपके, वॉल्ट्स क्या होते हैं, वॉल्ट्स जो हैं वो क्या करते हैं, और आईओडीज क्या करती हैं, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जो हैं वो कैसी होती हैं, वो होती हैं फैगोसाइटोसिस करती हैं स्पर्म्स का यूट्रस के अंदर। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस क्या करती हैं, फैगोसाइटोसिस करती हैं, मतलब किल कर देती हैं स्पर्म्स को, उसकी मोर्टेलिटी को खत्म कर देती हैं। तो सेकंड का तो हो गया 3। वासेक्टमी क्या है, वासेक्टमी और ट्यूबेक्टमी, वासेक्टमी रिलेटेड टू द रिमूवल ऑफ द, व्हाट्स द डिफरेंस, ट्यूबेक्टमी रिलेटेड, vasectomy related to the removal of the vasa deferens and the tubectomy related to the removal of the fallopian tube, right। तो D का D ही होगा इसमें, तो D का D किसमें, D का D है इसमें। और वॉल्ट्स जो हो गए आपके, वॉल्ट्स क्या होते हैं, एंट्री ऑफ स्पर्म्स थ्रू द सर्विक्स इज ब्लॉक्ड। तो ये एक तरीके के बैरियर मेथड्स के अंदर आता है, जो वॉल्ट्स होते हैं आपके वो बैरियर मेथड के अंदर आते हैं, राइट। तो ऑप्शन 2 जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर बनेगा इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर से। ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है जी। तो 2 हो गया यहाँ पे करेक्ट आंसर। और भी आप जिसमें के अंदर पढ़ते हैं, सर्वाइकल गैप जैसे पढ़ते हैं, वॉल्ट्स हो गए, सभी बैरियर मेथड्स के अंदर आते हैं। वेनरल डिजीज जिसको आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के नाम से भी जानते हैं, दे कैन स्प्रेड थ्रू, हाउ दे कैन स्प्रेड, यूजिंग द स्टेराइल निडल्स, क्या ये ट्रांसफर हो सकती है, तो आप कहेंगे कि सर बिल्कुल हो सकती है ये,
हो सकती है यूजिंग स्टेराइल नीडल्स। क्या ये चूज करना है हमें करेक्ट आंसर को, तो क्या ये हो सकती है स्टेराइल नीडल से? भाई स्टेराइल है तो क्या होगी वो, तो आप कहेंगे कि ये जो है उस तरीके से हमें देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। तो जब आपकी इन्फेक्टेड नीडल्स यूज होंगी तभी वो ट्रांसफर वहाँ पे होंगी। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ फ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन होगा, इन्फेक्टेड मदर टू फीटस हो सकता है, इनहेरिटेंस नहीं, किसिंग से नहीं होता। तो कौन सा आंसर होगा? थर्ड जो है इसका वो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है जी, इजी है। अगला देखिए, रिसेप्टर फॉर स्पर्म्स बाइंडिंग इन मैमल्स आर, रिसेप्टर्स फॉर स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल्स आर दी प्रेजेंट ऑन, किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं? देखिए कोरोना रेडिएटर तो इंटरनल लेयर होती है, वाइटेलाइन मेम्ब्रेन, पेरीवाइटेलाइन स्पेस और जोना पैलुसिडा। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पे दिए गए हैं, राइट। अब स्पेसिफिकली अगर मैं देखूं तो जोना पैलुसिडा के पास स्पर्म बाइंडिंग रिसेप्टर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जोना पैलुसिडा के पास, जिसको हम ZP3 रिसेप्टर्स का नाम देते हैं। तो स्पेसिफिकली रिसेप्टर जो हैं इसके पास प्रेजेंट होते हैं, किसके ऊपर? जोना पैलुसिडा का। ये जो रिसेप्टर्स होते हैं मैमल्स में हमें देखने को मिलते हैं, ये बाइंडिंग में हेल्प करते हैं स्पर्म्स की, तो स्पर्म को बाइंड करने में हेल्प करते हैं जो जोना पैलुसिडा के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। कोरोना रेडिएटा को अगर हम देखें, ठीक है, तो ये लेयर है, ठीक है, ये लेयर होती है जो ग्रैनुलोसा के ऊपर होती है, तो ये तो नहीं है वो, राइट। वाइटेलाइन मेम्ब्रेन है आपका, ठीक है, वो भी जो आपका जो अगर मैं पेरीवाइटेलाइन स्पेस की बात करूं तो पेरीवाइटेलाइन स्पेस कहाँ प्रेजेंट होता है? वाइटेलाइन मेम्ब्रेन और जोना पैलुसिडा के बीच में जो स्पेस है वहां पे वो प्रेजेंट होता है पेरीवाइटेलाइन। तो हमारा वो है ही नहीं आंसर, वो तो अंदर हो गया। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर इसके अंदर देखने को मिलेगा। डॉप्सन यूनिट यूज्ड टू मेजर द थिकनेस ऑफ द व्हाट, तो भाई ओजोन जो होता है उसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे कि थिकनेस को नापने के लिए, जांच करने के लिए उसकी इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। और आपकी जो ट्रोफोस्फेयर है ये तो हमारी एक लोअर मोस्ट लेयर हो गई एटमॉस्फेयर की, ठीक है, एटमॉस्फेयर की एक लोअर मोस्ट लेयर हो गई है, राइट, तो वो तो नहीं है। ओजोन इसका करेक्ट आंसर है, डॉप्सन जिसके लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द लिस्ट ऑफ द, अब अगेन द मैचिंग आ गई है, ये भी आप पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 10 जब हम पढ़ते हैं माइक्रोब्स वाला, तो वहां पे हमें देखने को मिलता है कि कौन किसका प्रोडक्शन जो है वो कर रहा है, कौन किसके प्रोडक्शन में अपना रोल प्ले करे। जैसे एस्परगिलस निगर है, वो इन्वॉल्व होता है आपके एस्परगिलस नाइगर एसिटिक एसिड के, सॉरी नो एस्परगिलस निगर इज द सिट्रिक एसिड, ठीक है। तो एस्परगिलस निगर हो गया 1 का 3, तो 1 का 3 जो अगर मैं देखूँ तो एक ही में, राइट। तो एस्परगिलस नाइगर जो है वो प्रोडक्शन करता है सिट्रिक एसिड का। दूसरी तरफ अगर हम एसिडोबैक्टर एसिटी देखें तो वो प्रोडक्शन करता है किसका? एसिटिक एसिड का, राइट जी। क्लोस्ट्राइडियम ब्यूटाइलिकम, क्लोस्ट्राइडियम ब्यूटाइलिकम जो है दैट इज रिलेटेड टू द ब्यूटारिक एसिड, ठीक है। और लैक्टोबैसिलस आपका लैक्टिक एसिड, तो बिल्कुल सही है हमारा डी का सेकंड इसी में है, ठीक है, करेक्ट है बिल्कुल। 1 आंसर जो होगा इसके अंदर अब बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ओके, विद रिगार्ड टू इंसुलिन चूज द करेक्ट ऑप्शन, हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है। इंसुलिन को देखते हुए हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। आंसर फ्रॉम दिस वी हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन बताना है हमें। तो सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन, सी पेप्टाइड मैच्योर इंसुलिन में प्रेजेंट नहीं होता। ह्यूमिलिन बनाते ना, उससे ह्यूमिलिन पढ़ा ना, ह्यूमिलिन है ना, तो उसके अंदर सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन, ये तो बिल्कुल ठीक है, राइट। द इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैज सी पेप्टाइड। अच्छा, जो हम इंसुलिन बना रहे हैं, जो सिंथेसिस कर रहे हैं एज अ प्रो हार्मोन, वो प्रो हार्मोन ही तो एक तरीके का, क्या बोलते हैं उसको? प्रो हार्मोन। तो सवाल यहां पर ये बोल रहे हैं कि क्या उसके पास, मैं पूछ रहा हूं कि क्या उसके पास सिर्फ सी पेप्टाइड है? नहीं, वो तो ए चेन भी है उसके पास। ये तो एक्स्ट्रा स्ट्रेच की गई चेन है ना जिसको हम सी पेप्टाइड बोल रहे हैं। उसके पास तो ए चेन भी है, उसके पास तो बी चेन भी होती है, ठीक है। तो ए चेन भी हो गई, बी चेन भी हो गई, उसके पास दोनों होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई यहाँ पे।
द प्रो इंसुलिन हैज अ सी पेप्टाइड, बिल्कुल प्रो इंसुलिन जो है, प्रो हार्मोन जो उसके पास सी पेप्टाइड चेन होती है जो स्ट्रेच हुई होती है, उसी को हम सी पेप्टाइड बोलते हैं। एक्स्ट्रा स्ट्रेच को, इनके ऊपर जो एक्स्ट्रा स्ट्रेच होती है उसको हम, दिस इज एन एक्स्ट्रा स्ट्रेच, और इसी एक्स्ट्रा स्ट्रेच को हम नाम देते हैं किसका, इस सी पेप्टाइड का। तो बिल्कुल ठीक है, ए पेप्टाइड एंड डी पेप्टाइड ऑफ इंसुलिन आर इंटरकनेक्टेड बाय द डाइसल्फाइड बॉन्ड्स या डाइसल्फाइड ब्रिजेस। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो ए सही है, सी सही है, डी सही है, ए सही है, सी सही है, डी सही है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, 3 वुड बी द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जीन एम्प्लीफिकेशन, बायोटेक्नोलॉजी से सवाल है ये, पीसीआर इफ वेरी हाई टेम्परेचर इज नॉट मेंटेन in the beginning, then which of the following steps of PCR will be affected first? इसका होता है ना, याद रखना, डाई। तो पहला जो स्टेप होता है वो डीनेचुरेशन होता है। उन्होंने वही बोला है कि सबसे पहले कौन सा अफेक्टेड होगा, सबसे पहले कौन सा अफेक्टेड होगा। तो हाई टेम्परेचर जो होगा यहाँ पे अबाउट क्या, कितना होता है वो, लगभग डीनेचुरेशन के लिए फर्स्ट स्टेप में लगभग 94 डिग्री सेल्सियस टू 96 डिग्री सेल्सियस जो है वो इसकी रिक्वायरमेंट, मतलब इतना ही रखना, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर हम तो एनसीईआरटी में 94 डिग्री सेल्सियस पढ़ते, तो उसमें एवरेज रखना, कई बार एग्जाम में आपको 95 भी दे सकते हैं, ठीक है। तो उसके आसपास कितना रख सकते हो, तो इतना याद रखो इनके बीच में, ठीक है। 94 एकदम एक्यूरेट है, लेकिन इस कई बार इधर उधर पूछ लेते तो इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग 183, अभी बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग आईओडी, हार्मोन रिलीजिंग आईओडी। देखो भाई कॉपर पे बहुत लोड है, ठीक है, ऐसे याद रखना, कॉपर पर बहुत लोड है, क्या मतलब हुआ इसका। अब वो बोल रहा है विच इन फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग आईओडी, ये तो कॉपर रिलीजिंग हो गई। मल्टीलॉइड 375, मैंने कहा कॉपर, देखो कट, ये तो आपको समझ ही आ गया, कॉपर 7 और कॉपर टी, ये तो दोनों कॉपर रिलीजिंग हो गई। कॉपर आयंस रिलीज करते जो स्पर्म्स की मोर्टेलिटी पे इंपैक्ट डालते उसको सप्रेस कर देते हैं, है ना। मैंने कहा लोड, ऐसे याद नहीं आता, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार LNG20 था क्या था, LNG20 था क्या था। तो कॉपर पर मैंने कहा बहुत लोड है, तो मल्टीलॉइड भी क्या हो गया, कॉपर से ही रिलेट कर गया, ठीक है। तो ये भी आपके तीनों जो है ये कॉपर रिलीजिंग है, लेकिन उसने बोला हार्मोन रिलीजिंग, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, LNG20 जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे नजर मारते, कौन सा पूछा गया है। अगला जो सवाल है आपका हार्मोन 186, अगेन हार्मोन से रिलेटेड है, रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, सब हार्मोन ही है। Which of these is not an important component of initiation of parturition in humans? Which of this is not an important component of the initiation of parturition? देखो parturition क्या होता है, parturition हम किसको बोलते हैं, चाइल्ड बर्थ को, है ना। parturition क्या हो गया यहाँ पे, चाइल्ड बर्थ हो गया, राइट। That increase in estrogen, which of the following this is not an important component of initiation? इसमें से क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं है पार्चुरेशन के टाइम पे, पार्चुरेशन के टाइम पे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बोल रहा है ये। तो जब ठीक है, तो जब यंग वन जो है, जब बेबी जो है वो एक्सपेल्ड आउट हो रहा है बाहर, तब होती है पार्चुरेशन की प्रोसेस। तो भाई प्रोलैक्टिन जो है, प्रोलैक्टिन रिलीज की तो कोई जरूरत नहीं है, ये तो एक तरीके से क्या है, दैट इज अ लैक्टेशनल हार्मोन, है ना। प्रोलैक्टिन क्या है, ये तो एक तरीके का लैक्टेशन हार्मोन है ना। तो उस टाइम पे जब यंग वन बाहर आ रहा है, तो उस टाइम पे तो कोई जरूरत नहीं है एज सच इस हार्मोन की, ठीक है। और इनिशिएशन में, पार्चुरेशन में, इनिशिएशन में इसका कोई रोल नहीं है। ऑक्सीटोसिन इंपॉर्टेंट हार्मोन है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स इंपॉर्टेंट हार्मोन है उस टाइम पे, ऑक्सीटोसिन मेन रोल प्ले करता है बर्थ हार्मोन में, ठीक है। स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन लाने में ऑक्सीटोसिन ही तो अपना रोल प्ले करता है कि नहीं। उसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी क्या करते हैं, यूट्राइन वॉल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये भी कॉन्ट्रैक्शन में अपना रोल प्ले करते हैं, ये जो आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, ठीक है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन तो है ही इंपॉर्टेंट भाई, ठीक है। दोनों इंक्रीज कर, इनका जो लेवल है कौन सी क्या बोलते हैं, रेस करता रहता है कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। लेवल इनका बढ़ता रहता है, प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज होता रहता है, तो ये तो है ही जरूरी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पे डी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो शायद आप लोगों ने रट्टे लगा रखे होंगे मेरे ख्याल से। विच ऑफ द मोइट, देखते ही
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, नॉट अ स्टेप। ठीक है, देखो ये तो बिल्कुल ठीक है कि फर्टिलाइज्ड एग्स आर ट्रांसफर टू दी सरोगेट मदर 8 to 32 सेल स्टेजेस, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा काउ इज फर्टिलाइज्ड बाय द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये भी बिल्कुल ठीक है। काउ इज एडमिनिस्ट्रेटेड हार्मोन हैविंग एलएच लाइक काउ इज एलएच लाइक एक्टिविटी फॉर सुपर एवोल्यूशन, नहीं ये एलएच नहीं, यहाँ पे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, राइट। तो इनकरेक्ट बोलिए इन्होंने, तो भाई यही वाली इनकरेक्ट हो जाएगी क्योंकि वहां पे एफएसएच होता है, एलएच वहां पे नहीं होता। ठीक है, अच्छा ये क्यों करते हैं, इसको क्यों किया जाता है, ये प्रोसेस हम लोग पढ़ते तो हैं, इस प्रोसेस को हम लोग किस लिए कर रहे हैं। मल्टीपल जो आपकी जो मॉइट है टेक्नोलॉजी, ये इम्प्रूवमेंट है, मतलब एक शॉर्ट टाइम में काफ़ी इम्प्रूव किया है इस मतलब इम्प्रूवमेंट हो सकती है इस टेक्निक से। तो करेक्ट, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट नॉट नहीं पूछा है इसमें, तो यही होना चाहिए मेरे हिसाब से, बिल्कुल राइट। तो ये एक्टिविटी है, ये बिल्कुल की जाती है एफएसएच, ये किस लिए की जाती है, ये सुपर ओवुलेशन कराने के लिए की जाती है, तो ये सुपर ओवुलेशन ही हो रहा है। ठीक है, तो एक तरीके का, तो भाई ये भी ठीक है, काउ यील्ड करती है अबाउट 6 to 8 एग्स एक टाइम पे, जो है वो इतने एग्स को प्रोड्यूस कर रही है, तो ये भी ठीक है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल, मतलब जिसका जो करेक्ट आंसर है वो वही होगा। मुझे लगा शायद और ऑप्शन इसमें से ऐड करना, नहीं। एडेनोसिन डीएमाइनेज डेफिशिएंसी रिजल्ट इनटू द डिसफंक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम। एडीए डेफिशिएंसी जो है सीधा सीधा पार्किंसन, डाइजेस्टिव, एडिनसन, इनसे कोई रिलेट नहीं है इसका। एडिनोसिन डीएमाइनेज डेफिशिएंसी रिजल्ट करती है किसमें, डिसफंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम, दैट इज रिलेटेड टू दिस द इम्यून सिस्टम, राइट। तो बाकी पे हम जाए क्यों, करेक्ट आंसर जो है इसके अंदर वो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो एकदम करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एडिनोसिन डीएमाइनेज जो होता है ना, ये एंजाइम, ये बहुत ज़रूरी है। ये क्या है एक्चुअली, ये है क्या, ये एक एंजाइम है। ठीक है, ये एक एंजाइम है, और ये एंजाइम जो है ये बहुत क्रूशियल होता है इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए। ये एंजाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए इसकी अगर डेफिशिएंसी होती है तो उसका डिसफंक्शन हमें देखने को मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 192, द कोडोन AUG कोड्स फॉर मिथेनॉइन एंड फिनाइलिन। स्टेटमेंट है यहाँ पे 2। अच्छा, हमें बताना है कि, अच्छा स्टेटमेंट हमें ऑप्ट करनी है यहाँ पे। द कोडोन AUG कोड्स फॉर मिथेनिन एंड फिनाइल एलेनाइन। ठीक है, फिनाइल एलेनाइन, ओके। देखिए भाई ये तो गलत है, ये अपने 2 फंक्शन परफॉर्म करता है। ये मिथेनॉइन वाली स्टेटमेंट तो एकदम ठीक है, ठीक है, कि ये कोड करता है मिथेनॉइन के लिए। उसके अलावा ये एक्ट करता है एज अ इनिशिएटर कोडोन। ठीक है, तो AUG के ड्यूअल फंक्शंस होते हैं, 2 काम होते हैं, एक तो इसके लिए और दूसरा एक काम करता है ये इनिशिएटर कोडोन के लिए। तो फिनाइल एनेलिन तो यहाँ पे नहीं आना चाहिए। ठीक है, AUG डज नॉट कोड फॉर दी फिनाइल एलेनिन, मिथेनिन के लिए करता है, मेट के लिए करता है, लेकिन उसके लिए नहीं करता। तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ठीक है, ये फॉल्स हो गई, ये ट्रू फॉल्स ही आएगा। AAA एंड AEG बोथ कोडोन कोड फॉर द अमीनो एसिड। कौन से अमीनो एसिड के लिए, ये बोल रहा है कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपकी जो है, जो स्टेटमेंट AAA एंड AEG बोथ कोडोन्स कोड फॉर द अमीनो एसिड लाइसिन। ठीक है, सो इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग। देखो स्टेटमेंट A जो है वो फॉल्स है या इनकरेक्ट है, और स्टेटमेंट 2 जो है वो आपकी ट्रू है कि ये लाइसिन के लिए काम करता है। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी ट्रू है और पहली वाली स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ठीक है, AUG डज नॉट कोड फॉर द फिनाइल एलेनिन। तो स्टेटमेंट सेकंड वाली एकदम ट्रू है, फर्स्ट वाली जो है वो फॉल्स है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा इनकरेक्ट और ट्रू जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम लोग इसके अंदर जाएंगे। आई होप कि आपको ये चीज़ जो अच्छे से समझ आई हो। नेक्स्ट डिजीजेज यहाँ पे पूछी गई हैं, हेल्थ एंड डिजीज से सवाल पूछे गए हैं। अब जैसे फिलेरियासिस है, यहाँ पे फिलेरियासिस जो आप पढ़ते हैं, और वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी जो है वो इससे रिलेटेड डिजीज, फिलेरियल वर्म्स जो होते हैं, स्पेशली वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी जो है। और जब हम बात करते हैं आपके निमोनिया की, तो वो आपका हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस 194 में बेसिकली आपसे मैचिंग के बारे में पूछा गया है। फिलेरियासिस डिजीज है जो कि किसकी वजह से होती है, वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी। ठीक है, और ये क्या है, एक तरीके के आपके जो फिलेरियल वर्म्स होते हैं,
है ना, क्या है ये, फिलेरियल वर्म है ये आपका। ठीक है जी। अब दूसरा नाम है यहाँ पे अमीबियासिस का। अब अमीबियासिस के लिए हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है, अमीबियासिस के लिए हमने जो पढ़ा है, इसमें हमने पढ़ा है यहाँ पे अमीबियासिस के लिए एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 4th। वही बात निमोनिया की, तो वो इन्फ्लुएंजा है, हिमोफिलिस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, और बचा रिंगवर्म जो कि एक ट्राइकोफाइटन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो भाई इसके अकॉर्डिंगली तो यहाँ पे बन रहा है हमारा ऑप्शन नंबर 2, ए का 3, 4, 2 का बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो ये आपका रिंगवर्म जो कॉज होता है फंगस है, ये जो आपकी जो ट्राइकोफाइटन, अगर मैं इसमें आपको जो जीनस बताऊं, इसके माइक्रोस्पोरम जो है इसकी जीनस जो रिप्रेजेंट कर रहा है ट्राइकोफाइटन जो है आपका। ठीक है जी, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 196। ये जो सवाल है हमारा, पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रेट द हार्मोन रिलैक्सिन, विच ऑफ द फॉलोइंग is secretes the hormone relaxing during the later phase of the pregnancy। अलग अलग फेजेस हैं, जैसे अर्ली फेज हो गया और एक लेटर फेज हो गया। तो यहाँ पे लेटर फेज के बारे में बात की गई है, बाद वाले फेज के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो देखिए रिलैक्सिन जो है वो प्रोड्यूस होता है लेटर फेज में बाय द ओवेरी। ठीक है, बाय द ओवेरी। तो ये फीटस से प्रोड्यूस नहीं होता, यूट्रस से प्रोड्यूस नहीं होता, और बचे 2 ऑप्शन यहाँ पे ग्रेफिन फॉलिकल और हमारे कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से, रिलैक्सिन जो प्रोड्यूस होता है वो ओवरी के आपके जो ग्रेफिन फॉलिकल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, जो कॉर्पस ल्यूटियम से बेसिकली प्रोड्यूस होता है। तो जितने भी जो रप्चर ग्रेफिन फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है, जो रप्चर ग्रेफिन फॉलिकल्स होते हैं, रप्चर जो ये जीएफ होते हैं ग्रेफिन फॉलिकल्स, वही बनाते हैं किसको, इसमें। ठीक है, रप्चर ग्रेफिन फॉलिकल जो है उन्हीं को हम इस नाम से भी जानते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम के नाम से, राइट। और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है ये एक तरीके से एंडोक्राइन सिस्टम की तरह काम करता है। और आपके जो एंडोक्राइन सिस्टम होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम क्या करते हैं, हार्मोन रिलीज करते हैं, है ना। तो हम बेसिकली इसको एक टेम्परेरी ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो होगा यानी कि इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 के साथ जो है हम इसके अंदर जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, ओके, जेनेटिक्स। Which one of the following statement about the histone is wrong? Wrong पूछी गई है स्टेटमेंट। Histone are organized to form 8 unit of octamers होते हैं, 8 molecules होते हैं। The pH of histone is slightly acidic। Stones का जो pH होता है ये कह रहे हैं slightly acidic होता है। नहीं भैया, ये होता है बेसिक, और बेसिक नेचर जो होता है ना, ये बेसिक इसके पास ये अमाइनो एसिड्स होते हैं। ये जो लाइसिन और जो अर्जिनिन जो अगले लाइन में लिखे हुए हैं ना, ये यही है एक्चुअली। ठीक है, स्टोन बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं, और जो बेसिक अमाइनो एसिड नेचर कौन कौन से होते हैं, लाइसिन होता है और आपका अर्जिनिन होता है। ठीक है, दे आर रिच इन अमाइनो एसिड, और जिन अमाइनो एसिड का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। हिस्टोन्स कैरी पॉजिटिव चार्ज इन द साइड चेन, बिल्कुल इसकी जो साइड चेन्स होती है इनमें पॉजिटिव चार्ज जो हमें देखने को मिलता है, और डीएनए के पास आपके नेगेटिव, है ना, बिल्कुल। तो इसका ऑप्शन जो हम जाएंगे किसके साथ जाएंगे, 2 के साथ जाएंगे, क्योंकि उसने रॉन्ग पूछा है। अगला देखिए, एलन रूल। ठीक है, ओके ओके ओके, ये आपका आ गया भाई, ये जो आपका क्वेश्चन आ गया ये आपका इवोल्यूशन वाले यूनिट से आ गया। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर इसमें क्या पूछा गया है, एलन रूल। एलन रूल सीधा सीधा रिप्रेजेंट करता है पॉलर सील को। अब कैसे, जनरली आपने देखा होगा उसके शॉर्टर ईयर और शॉर्टर लिम्स होते हैं पॉलर सील्स जो होते हैं। क्यों होते हैं, जिससे कि हीट लॉस कम हो, मिनिमाइज करने के लिए हीट लॉस को। एलेंस रूल क्या कहता है ना, शॉर्टर ईयर लिम्स, जिससे कि हीट कम लॉस हो, है ना। तो इसका हो गया 4th, राइट। तो फर्स्ट के 4th तो ऑलमोस्ट सभी में है अगर हम ध्यान से देखें। कंगारू रेड रिप्रेजेंट करता है फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन को, राइट। तो इसका हो गया 2nd। बिहेवियरल अडेप्टेशन की अगर हम बात करें तो डेजर्ट लिजर्ड जो होती है वो बिहेवियरल अडेप्टेशन को शो करती हैं। अब आप कहेंगे कि सर कैसे शो करती हैं, जो बिहेवियरल अडेप्टेशन को ये शो करती हैं।
ये वहां पे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज के साथ हाई टेम्परेचर होने की वजह से उनके साथ फिजियोलॉजिकली कॉप अप नहीं कर पाती, राइट। तो बिहेवियरली क्या करती हैं वो, अडेप्टेशन को एक्सेप्ट करती हैं, कॉप अप नहीं कर पाती फिजियोलॉजिकली, वैसे आपका कॉप अप नहीं कर पाती फिजियोलॉजिकली, ठीक है, उनके पास एबिलिटी नहीं है एक्सट्रीम टेम्परेचर में। लेकिन वो मैनेज कैसे करती है टेम्परेचर को, बिहेवियरल एडेप्टेशन से, राइट। तो इसका हो गया 3, तो बचा आपका एक ही, तो मराइन फिश जो बायोकेमिकल हो गया, मराइन फिश डेप्थ से इसका रिलेशन हो गया। तो उसके अकॉर्डिंगली जो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा वो क्या बनेगा, उसके अकॉर्डिंगली जो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 3, है ना। ए का 4, बी का 1, सी का 2 और बचा 3, ठीक है जी। अगला अगेन इवोल्यूशन, अडेप्टिव रेडिएशन, कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, इवोल्यूशन, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 200। अब 200 हमें क्या बताता है उसको देखते हैं। देखिए एडेप्टिव रेडिएशन सीधा सीधा हमें समझ आता है डार्विन फिंचेस सांप से। आप कहेंगे सर कैसे? एडेप्टिव रेडिएशन प्रोसेस है इवोल्यूशन की डिफरेंट स्पीशीज में, किसी भी आपके किसी भी गिवन जियोग्राफिकल एरिया से जो रिप्रेजेंट कर रही है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक ही में 4th है, तो करेक्ट आंसर इसका यही बनेगा अगर हम देखेंगे। लेकिन दूसरा जो है आपका कन्वर्जेंट इवोल्यूशन जो है यानी कि बी का यहाँ पे शो करेंगे सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस दैट्स वेरी ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ हर्बिसाइड्स एंड दिस। अच्छा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की अगर हम बात करेंगे, एनालॉगस ऑर्गन होते हैं ना विच आर नॉट स्ट्रक्चरली सिमिलर लेकिन फंक्शंस में एक जैसे हमें देखने को मिलेंगे। दैट्स माय बैड। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन जो है आपका बिल्कुल, तो आपका इसमें जो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो कर रहा है किसको? एक्चुअली एनालॉगस ऑर्गन को, कि एनाटॉमिकली जो है वो सिमिलर नहीं होते, नॉट एनाटॉमिकली सिमिलर स्ट्रक्चर लेकिन फंक्शंस में एक जैसे होंगे, है ना। तो कौन से होंगे? जैसे विंग्स ऑफ बटरफ्लाई और बर्ड्स हो गए, राइट। वो उसके करेक्ट आंसर इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है जी। तो बिल्कुल इसका हो जाएगा 3। उसके अलावा अगर हम देखें डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को, तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में क्या होगा? बोन्स ऑफ जैसे 4 लिम्स हो गए। अब इसका ऑपोजिट हो जाएगा कन्वर्जेंट का, एनालॉगस का ऑपोजिट। एनालॉगस में एनाटॉमिकली सिमिलर नहीं है, उसमें एनाटॉमिकली सिमिलर होंगे लेकिन डिफरेंट फंक्शन होंगे। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का होगा जैसे बोन्स ऑफ 4 लिम्स इन मैन एंड द व्हेल, अलग अलग जो फंक्शंस वो दोनों शो कर रहे हैं, ठीक है। बाकी बचा एक, तो इसके अकॉर्डिंगली जो हमारा आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट आंसर इसमें बन जाएगा, राइट। आई होप कि आपको ये चीज़ जो समझ आई है, थोड़ी सी आपको हेल्प मिली हो इसको समझने में। सो अभी के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे कुछ और क्वेश्चंस की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।